वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में फाइलम पोरिफेरा के बारे में। आइए शुरू करते हैं पढ़ना। फाइलम पोरिफेरा जो है, इसके अंदर हमको स्पॉन्जेस देखने को मिलते हैं। और जैसे स्पंज होता है, हम स्पंज को देखते हैं तो स्पंज के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से ये जो स्पॉन्जेस होते हैं, इनकी बॉडी में भी आपको बहुत सारे पोर्स नज़र आएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो इस डायग्राम में। बहुत सारे स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल्स हैं, साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। तो उनकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, है ना। और इसीलिए पोर्स की वजह से ही इस फाइलम का नाम पोरिफेरा पड़ा है। तो अगर हम इनकी हैबिटेट को देखें तो दे आर जनरली मैरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। तो मतलब ये जो एनिमल्स हैं, ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। और ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं, इनकी सिमेट्री देखें तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। जैसे मेरीन तो होते हैं, पर ये जो स्पॉन्जिला है हमारे सामने, ये स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर होता है। तो फ्रेश वाटर, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा स्पॉन्ज जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, बिकॉज मोस्टली दे आर मैरीन। अब नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है कि ये जो होते हैं स्पॉन्जेस जो होते हैं, दे आर सिसाइल। सिसाइल का मतलब होता है दे रिमेन अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। अब सबस्ट्रेटम का मतलब होता है सरफेस। तो ये किसी भी सरफेस के ऊपर अटैच रहते हैं, समुद्र के अंदर या नदी के अंदर। जैसे कि ये हमारे सामने साइकॉन है, तो साइकॉन एक सरफेस के ऊपर अटैच है इस तरह से। तो ये हमको ध्यान रखना है, ओके। तो these are the primitive multicellular animals and have cellular level of organization, and this point is very important because जो हमने क्लासिफिकेशन के बेसिस पढ़े थे तो उसमें हमने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट किया था एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो सबसे प्रिमिटिव यानी धरती पर सबसे पहले आए हुए मल्टीसेलुलर एनिमल्स यही हैं। और इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सिंपल है, यानी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब लूजली अरेंज्ड सेल्स हैं, टिश्यूज की डेवलपमेंट अभी बॉडी में नहीं हुई है। तो एक बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो वाटर, ये जिस वाटर में स्पंज रहते हैं ज़्यादातर वो वार्म वाटर होता है, ल्यूक वार्म या वार्म वाटर। मतलब बहुत ठंडे पानी में ये नहीं रहते। दे डोंट लाइक कोल्ड वाटर, दे लाइक वार्म वाटर। इसीलिए ट्रॉपिकल एरिया जो है वहाँ पर जो सी है, वहाँ पर ये स्पॉन्जेस आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर आप इनकी बॉडी को देखेंगे तो इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स पाए जाएंगे। और जो पोर्स हैं वो दो काम कर रहे हैं। देखिए, दो प्रकार के पोर्स हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे ऑस्टिया। ऑस्टिया है प्लूरल वर्ड, ठीक है ना। इसका सिंगुलर क्या होगा? ऑस्टियम। यानी एक पोर को हम बोलेंगे ऑस्टियम और कई को बोलेंगे ऑस्टिया। जैसे हमारे सामने ये बहुत सारे ऑस्टिया हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑस्टिया का सिंगुलर होता है ऑस्टियम। तो यहाँ पर एक ऑस्टियम, जैसे एक डॉट लगा हुआ है, ये क्या है? एक ऑस्टियम है। तो ऑस्टियम से पानी बॉडी के अंदर आता है, इट कम्स इनसाइड फ्रॉम ऑस्टियम, या अगर प्लूरल में लें तो ऑस्टिया। एंड फिर ये जो पानी है ऑस्कुलम से बाहर जाता है। ऑस्कुलम टॉप पर होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर साइकॉन में। तो ऑस्कुलम इज ऑन द टॉप, तो इट इज बेसिकली सिंगल एग्जिट। ज्यादातर देखा जाता है कि जो ऑस्कुलम होता है वो सिंगल एग्जिट होता है, लेकिन और इसके अगर मान लीजिए ऑस्कुलम ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे ऑस्कुला प्लूरल में।
और सिंगुलर में क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। ठीक है, तो पानी किससे आता है बॉडी के अंदर? ऑस्टिया। और निकलता किससे है? ऑस्कुलम। तो इसका मतलब इनके पास, स्पॉन्जिस के पास वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, यानी पानी इनकी बॉडी में कैनाल्स के अंदर फ्लो होता है। तो वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट pores which are ostia in the body wall into a central cavity which is called as spongocoel, from where it goes out through the osculum. तो अब इनकी जो बॉडी कैविटी है अंदर, जो अंदर खाली स्थान है इनकी बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्पॉन्जोसील। याद रखिएगा, ये जो स्पॉन्जोसील है इसका कहीं भी सीलम से कोई मतलब नहीं है। स्पॉन्जोसील इज बेसिकली द एम्प्टी कैविटी विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी, दिस वन। और ये मीजोडर्म से लाइन नहीं होती, यहाँ तो एक्चुअल में कोई मीजोडर्म होती ही नहीं है, इसलिए इसका सीलम से कोई रिलेशन नहीं है। इट इज एक्चुअली द, अगर आप गट की तरह समझ लो उसको तो गट मान लो उसको इनकी। वैसे तो गट भी नहीं कह सकते बिकॉज बहुत सारे पोर्स हैं इनके पास। तो स्पॉन्जोसील इज बेसिकली द सेंट्रल कैविटी विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी। तो पानी जो आ रहा है वो स्पॉन्जोसील में ही आ रहा है और फिर वहां से बाहर जा रहा है। द पाथवे ऑफ वाटर transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of wastes. तो ये जो पानी आ रहा है और जा रहा है इसके वजह से एक तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो अंदर आ जाते हैं, उनका फैगोसाइटोसिस हो जाता है, फिर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं कैनाल्स में वो फैगोसाइटोसिस करते हैं और फिर डाइजेशन हो जाता है उनका। ठीक है ना, तो ये हो जाता है। तो फूड के लाने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, यानी डिफ्यूजन होता है, सेल टू सेल डिफ्यूजन इज देयर। तो जो पानी सेल्स के पास से निकलता है तो वहां से फिर जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हो जाता है। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो ईजी। तो कोई इनके पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन या ऐसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है नहीं, तो इनके पास जो सेल्स के पास से जो पानी जाता है वहीं से सारे काम ये हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि इनके पास जो सेल्स हैं वो कोएनोसाइट्स हैं, जो कॉलर सेल्स कहलाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाएंगे? ये स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं। तो अगर हम एक आउटलाइन बनाएं, साइकॉन की अगर एक आउटलाइन बनाएं ऐसे, हमने फिर क्या किया? ऑस्टिया बना दिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर हमने, अब देखिए स्पॉन्जोसील कहाँ है? ये रही स्पॉन्जोसील। ऑस्कुलम कहाँ है? ये रहा ऑस्कुलम। ऑस्टिया कहाँ है? ऑस्टियम कहाँ है? ये रहा ऑस्टियम। और अगर हम दोनों को बताएंगे तो क्या बताएंगे? ऑस्टिया। अगर हम तीनों को बताएंगे तो क्या बताएंगे? ऑस्टिया। तो इस तरह से हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें जो स्पॉन्जोसील है उसकी इनर वॉल कहाँ पर है? तो मैं रेड कलर से आपको बताता हूँ। ये स्पॉन्जोसील की इनर वॉल है, इनर लेयर है, दिस लेयर। और इस लेयर में आपको क्या प्रेजेंट दिखाई देंगे? कॉलर सेल्स दिखाई देंगे, है ना। तो कॉलर सेल का पहले मैं आपके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेता हूँ। ये अंदर न्यूक्लियस हो गया कॉलर सेल में, ये फ्लैजिला हो गई लॉन्ग कॉलर सेल्स के पास, और ऐसा एक कॉलर प्रेजेंट होता है। देखो हमारा, अगर हम कॉलर सेल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये हमें जो मेन सेल है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ अंदर साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है ना, ये फ्लैजिलम है, और ये जो सेल के ऊपर लगा हुआ है ये कॉलर है। ठीक है, तो ये है हमारा कॉलर सेल। अब ये जो कॉलर सेल है इसको हम कोएनोसाइट भी कहते हैं, कोएनोसाइट।
अब ये जो कॉलर सेल्स हैं ये अंदर आपको मिलेंगे। अगर हम इसको देखेंगे तो इसका इस तरह से बहुत सारे हमको कॉलर सेल्स इनर मेम्ब्रेन पर देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं अपनी फिंगर्स का यूज़ करके ड्रॉ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्लैरिटी कम आएगी, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में बता दिया है। तो कुछ इस प्रकार से ये कॉलर सेल्स होते हैं, ठीक है ना। अब मैं सब में नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। सो दीज आर द कोएनोसाइट्स विच आर फाउंड इनसाइड ऑन द इनर लाइनिंग। क्लियर? तो इस तरह से ये होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा लर्न कर लीजिए कि ये जो आउटर लेयर है यहाँ पर, ये जो आउटर लेयर है इसे क्या कहते हैं? ये आउटर लेयर जो है इसको हम बोलते हैं पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म, ठीक है, PINACODERM, पिनाकोडर्म। और जो ये इनर लेयर है जिस पर हमारे कॉलर सेल्स प्रेजेंट थे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोएनोडर्म। CHONODERM। तो कोएनोडर्म पर आपको क्या मिलेंगे? कोएनोसाइट्स मिलेंगे, है ना। और जो कोएनोसाइट्स हैं ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जो ये जो बीच में हमारा जो मटेरियल है, ये जो सेल्स बीच में प्रेजेंट हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? ये कौन सी लेयर बना रहे हैं? सो इस लेयर को हम बोलते हैं मीजेनकाइम। We call it MESENCHYME। We call it mesenchyme। तो इस तरह से ये आप बता सकते हैं, लेयर्स बता सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमारा स्पॉन्ज है इसकी बॉडी के अंदर हमको स्पॉन्जिन फाइबर्स देखने को मिलेंगे। तो मैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ बहुत सारे, ग्रीन कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। दीज आर द स्पॉन्जिन फाइबर्स विच आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडी ऑफ अ स्पंज। बहुत सारे मैंने फाइबर्स बना दिए हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स। और उसके बाद स्पॉन्जिन फाइबर्स के बाद नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज द स्पिक्यूल्स। अब स्पिक्यूल जो है कांटे नुमा, कांटे के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जैसे अगर ऑस्कुलम के पास प्रेजेंट हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज ऑस्कुलर स्पिक्यूल्स। और वैसे पूरी बॉडी के अंदर हमें स्पिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो स्पिक्यूल्स होते कैसे हैं? लॉन्ग होते हैं और कांटे के जैसे होते हैं, जैसे ये बना रहा हूं मैं, दीज आर स्पिक्यूल्स। तो ऐसे पूरे बॉडी में मिलेंगे। तो ये स्केलेटन का पार्ट है। स्पिक्यूल्स जो हैं इनकी जो स्केलेटन है उसको बनाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल स्पॉन्जेस possess an internal skeleton and it may be formed by calcareous यानी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म से बने हुए और सिलिशियस स्पिक्यूल्स। तो सिलिका से बने हुए या कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए स्पिक्यूल्स हो सकते हैं। और वी कैन फाइंड सम फाइन स्पॉन्जिन फाइबर्स, जैसे कि ये आपको ये ग्रीन कलर के मैंने शो करे हैं, जैसे ये वाला, ये फाइन स्पॉन्जिन फाइबर है। या हो सकता है कि दोनों के दोनों एक साथ मिल जाएं, आपको स्पॉन्जिन फाइबर भी मिल जाए और कैल्केरियस स्पिक्यूल भी मिल जाए, है ना। और ये कहाँ पाए जाएंगे? आपको ये मीजेनकाइम में पाए जाएंगे। जितने भी स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है इसका, इंटरनल स्केलेटन दैट इज फाउंड इन द मीजेनकाइम। ओके, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट द पॉरीफेरा। तो उसमें आपने बेसिक जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो आपने देखा है यहाँ पर। सॉरी फॉर ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा। तो
आ जाते हैं वापस। तो कोएनोसाइट्स आर द कॉलर सेल्स, दे लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, तो इंट्रासेलुलर का मतलब समझ लेना सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, फेगोसाइटोसिस हो रही है सेल्स के अंदर, फूड मटेरियल जो है फेगोसाइटोज हो रहा है और फिर वो अंदर ही डाइजेस्ट हो रहा है। तो डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर। The body is supported by a skeleton which is made up of spicules और spongin fibers। तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया अभी, स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं, ऐसे कांटे नुमा होते हैं, तो ऐसे होते हैं, या सिंगल वाले भी होते हैं स्पिक्यूल्स, है ना, ट्राई रेडिएट भी होते हैं इस तरह से। तो ये स्पिक्यूल्स जो होते हैं या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या सिलिका के बने होते हैं, और ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सारी की सारी मीजेनकाइम में ये पाए जाते हैं। ऐसे ही जो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं बड़े फाइन होते हैं, और ये फाइबर्स भी मीजेनकाइम में पाए जाते हैं। अगला पार्ट जो है वो ये है कि जो सेक्सेस होते हैं इनके अंदर वो सेपरेट नहीं होते। इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म के पास दोनों सेक्सेस होते हैं, यानी वो हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं, यानी एग्स और स्पर्म वो एक इंडिविजुअल ही फॉर्म कर सकता है। अगर इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखें तो वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, यानी ये बॉडी के फ्रेगमेंट्स को रीग्रो कर सकते हैं, और सेक्सुअली ये गैमेट्स के फॉर्मेशन से और उनके फ्यूजन से अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करते हैं। एक बार जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं तो उनका जो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो उनका फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, यानी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन पूरा होता है, फीमेल पार्ट जो होता है वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। और जो इनका फिर उसके बाद डेवलपमेंट होता है, जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखना, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज इज देयर। तो एक लार्वल स्टेज आएगी, जब भी आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो एक लार्वल स्टेज आपको ज़रूर मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो लार्वा का नाम है वो बस नोट कर लीजिएगा फॉर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो द लार्वा ऑफ साइकॉन इज कॉल्ड एज एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ साइकॉन। साइकॉन का जो लार्वा बनता है उसे ये कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि लार्वल स्टेज होगी, और अगर हम कहें डायरेक्ट डेवलपमेंट तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। अब एक बात और ध्यान रखना कि लार्वा जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है एडल्ट से, यानी एडल्ट के जैसा नहीं होता, एडल्ट की बॉडी से बिल्कुल अलग उसकी स्टेट होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो एडल्ट बॉडी जैसी नहीं होती। तो दैट इज ऑल अबाउट द फाइलम पॉरीफेरा। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, साइकॉन, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो यहाँ से आप तो पिक कर लेना इसको कि मीठे पानी में पाया जाता है, यूस्पॉन्जिया। इनके कॉमन नेम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं वो तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ताकि आपको कोई डाउट या कोई दिक्कत ना रहे एग्जाम में। कॉमन नेम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनका जो, अगर आप हम एक और ध्यान रखना कि इनके पास कोई भी, जो हमारे जो फाइलम पॉरीफेरा है इसके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, कोई नर्व सेल इनकी बॉडी में नहीं होता है। तो ये एक लास्ट में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।